डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए किस प्रकार से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है उनको हल किया जाए, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो अधिकतम कीमत देने के लिए तत्पर होता है और वास्तव में उस वस्तु के लिए जो कीमत अदा करता है, इसके बीच के अंतर को ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यानी द प्राइस दैट वन इज़ विलिंग टू पे रादर देन गोइंग विदाउट इट एंड द प्राइस दैट वन एक्चुअली पेज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम उपभोक्ता की बचत बोलते हैं। जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे होती है, यानी मैक्सिमम प्राइस से कंज्यूमर कैन पे, ये डिपेंड करता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर। यानी किसी वस्तु की उपयोगिता जितनी अधिक होगी उसके लिए उपभोक्ता उतनी अधिक कीमत देने के लिए तत्पर होगा। मार्शल के कीमत विश्लेषण से हम समझते हैं कि किसी वस्तु के लिए जो अधिकतम कीमत होती है वो उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। यानी जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जितनी अधिक होगी, उपभोक्ता उस वस्तु के लिए उतनी अधिक कीमत देने के लिए तत्पर होगा। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि वस्तुएं हमको एक निश्चित कीमत पर प्राप्त होती हैं और इस प्रकार से वस्तु की सीमांत प्रति इकाई जो सीमांत उपयोगिता होती है उसकी तुलना में जो उसके द्वारा उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत होती है वो कम होती है। तो इस सीमांत उपयोगिता और दी गई कीमत के बीच का जो अंतर होता है, यही उपभोक्ता की बचत होता है। इसी तरह से अगर हम उपभोक्ता की कुल बचत ज्ञात करना चाहते हैं तो वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को मिलने वाली जो कुल उपयोगिता होती है उसमें से उपभोक्ता द्वारा दी गई कुल कीमत को अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा कि उपभोक्ता को कुल कितनी बचत प्राप्त हुई है। यानी कि व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो हम कीमत वस्तुओं के लिए अदा करते हैं उसकी तुलना में जो वस्तु की उपयोगिता होती है वो अधिक होती है, कुल उपयोगिता अधिक होती है। तो इसी कुल उपयोगिता और कुल कीमत के बीच का जो अंतर होता है वही उपभोक्ता की बचत होता है। कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हम प्रति इकाई जो हर यूनिट पर शुरू से लेकर मान लीजिए 0 से 1, 1 से 2, हर यूनिट पर उपभोक्ता को कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अगर हम उसको क्रमागत रूप से जोड़ते चले जाएं तो हमको वस्तु की कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है टोटल यूटिलिटी की जगह यहाँ पर हमने लिखा है सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का जो समीशन होता है, जोड़ होता है क्रमागत, वही जो है कुल उपयोगिता होती है। इसी तरह से अगर हमको वस्तु की कुल कीमत कितनी अदा की गई वो ज्ञात करना है तो वस्तु की कीमत को अगर हम वस्तु की मात्रा से गुणा कर देंगे तो हमको वस्तु के लिए अदा की गई कुल कीमत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ग्राफिकल दृष्टि से या रेखागणितीय दृष्टि से देखा जाए तो जो ये हमारा मांग वक्र होता है यही हमारा जो है वो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है। और इस मांग वक्र या सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे का जो समस्त क्षेत्र होता है वही जो है वस्तु की कुल उपयोगिता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमको कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है तो मांग वक्र या सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे के समस्त क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से संतुलन कीमत को अगर संतुलन मात्रा से गुणा कर देंगे तो हमको वस्तु के लिए दी गई कुल कीमत प्राप्त हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता और कुल में से अगर कुल कीमत को हम घटा देंगे इस प्रकार से तो हमको उपभोक्ता की कुल बचत प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक रेखा चित्र के माध्यम से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से गणितीय सूत्र किस प्रकार से निर्धारित होगा वो भी समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा मांग वक्र है डी। ठीक है ना, इस मांग वक्र डी को ही हम सीमांत उपयोगिता वक्र भी बोलते हैं। तो अगर हमको किसी वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता को ज्ञात करना है तो इस सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे का जो क्षेत्र होता है, ये समस्त क्षेत्र जो सीमांत उपयोगिता वक्र से नीचे का पड़ रहा है, ये जो है उस वस्तु की कुल उपयोगिता को दर्शाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमको ओ क्यू मात्रा तक वस्तु से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त करनी है तो वस्तु की ओ से लेकर के यानी 0 से लेकर के क्यू मात्रा तक जितना भी क्षेत्र सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे पड़ेगा वही वस्तु की कुल उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं
कि सीमा ओ से लेकर क्यू तक जो है सीमांत उपयोगिता का जो योगफल है यानी कुल उपयोगिता जो है वो जो है ओ डी ई क्यू के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कुल उपयोगिता हमारी है ओ डी ई क्यू। इस में से अगर हम वस्तु के लिए अदा की गई कुल कीमत ओ पी ई क्यू को घटा दें तो हमको क्षेत्र ओ डी ई प्राप्त होता है, पी डी ई प्राप्त होता है और यही क्षेत्र पी डी ई हमारा है उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम गणितीय रूप से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। गणितीय रूप से देखा जाए तो मांग फलन का क्यू के सापेक्ष समाकलन ही जो है कुल उपयोगिता को या सिग्मा एम यू को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मांग फलन है डी क्यू मांग फलन, इसका अगर हम क्यू के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और कि संतुलन कीमत को अगर संतुलन की मात्रा से हम गुणा कर देंगे तो हमको वस्तु के लिए दी गई कुल कीमत प्राप्त हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता में से कुल कीमत को घटा करके हम आसानी से उपभोक्ता की बचत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र कंज्यूमर सरप्लस की कैलकुलेशन के लिए वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस पी ई इंटू क्यू ई। यहाँ पे जीरो जो है वो शून्य को दर्शाता है, जीरो से लेकर के, और क्यू ई जो है वो उपभोग की मात्रा को, संतुलन उपभोग की मात्रा को दर्शाते हैं। यानी हमको जीरो से लेकर के क्यू ई तक जो है डिमांड फंक्शन का क्यू के सापेक्ष समाकलन करना है और जो भी मूल्य हमको प्राप्त हो उसमें से अगर हम संतुलन कुल कीमत को घटा देंगे तो हमको उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाएगी। इसी सूत्र को हम इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू माइनस पी ई विद रिस्पेक्ट टू क्यू से डी क्यू से भी दर्शा सकते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू क्यू से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डी क्यू है ये हमारा डिमांड फंक्शन है जिसको मैंने पहले आपसे चर्चा की है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो हमारा उपभोक्ता की बचत ज्ञात करने के लिए जो हमारा मांग फलन है वो P बराबर इस रूप में होना चाहिए, यानी P के फॉर्म में होना चाहिए। एक तरफ P हो और इक्वेशन के बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं क्यू सहित वो दूसरी तरफ होने चाहिए। अगर हमारा डिमांड इक्वेशन Q के फॉर्म में है यानी Q इक्वल टू के फॉर्म में है तो फिर हमको उसको P के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तभी हम कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात कर पाएंगे। अब ये P हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है और QE जो है हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड है। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग जो कि समाकलन से संबंधित हैं का प्रयोग करते हुए हम उपभोक्ता की बचत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि गणितीय विधि से हम किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप नेट का, JRF का या हायर एजुकेशन में अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देते हैं या PhD से संबंधित कोई एग्ज़ाम देते हैं तो जो उपभोक्ता की बचत से संबंधित प्रश्न होते हैं, गणितीय प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दो तीन फॉर्म में हो सकती हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको डिमांड इक्वेशन दी गई हो और आपको एक कीमत दी गई हो और डिमांड इक्वेशन के साथ कीमत दे करके आपसे उपभोक्ता की बचत पूछा जाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको डिमांड इक्वेशन दी गई हो और एक कोई संतुलित कीमत क्यू यूनिट दिया गया हो और आपसे उपभोक्ता की बचत पूछ लिया जाए। एक तरीका ये है कि आपसे एक डिमांड इक्वेशन देके दो अलग अलग कीमतें दे करके फिर ये पूछा जाए कि उपभोक्ता की बचत में कितना अंतर आएगा, उपभोक्ता की बचत में कितनी कमी आएगी या वृद्धि होगी। ठीक है, और एक तरीका और ये हो सकता है कि आपको डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन दे दी जाए और उसके आधार पर आपसे संतुलन कीमत मात्रा के साथ साथ उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत और कुल सामाजिक कल्याण, टोटल सोशल वेलफेयर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमको मांग फलन दिया गया है P बराबर 25 माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसमें अगर हमको कोई कीमत दी गई है तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारा डिमांड इक्वेशन है P इक्वल टू 25 माइनस क्यू स्क्वायर और हमको P दिया गया है 9 रुपये। तो इस इक्वेशन में हम P की वैल्यू रख देंगे। P हमारा 9 के बराबर है तो हमारा हो जाएगा 9 बराबर 25 माइनस क्यू स्क्वायर और इसका पक्षांतर हम करते हैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। 25 में से हम 9 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 16। इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16
और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है Q बराबर जो है 4। तो हमने देखा कि अगर संतुलन कीमत जो है 9 रुपये है तो इस डिमांड इक्वेशन के आधार पर जो संतुलन उपभोग मात्रा होगी वो 4 यूनिट के बराबर होगी। अब इन्हीं दोनों का मांग फलन के साथ इस्तेमाल करते हुए, कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हुए हम उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको इस डिमांड फंक्शन का Q के सापेक्ष समाकलन करना है और उसको जो है PE इंटू QE से माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम इसका डिमांड फंक्शन का समाकलन कैसे करेंगे? यहाँ पे जहाँ हमने DQ लिखा है ये हमारा डिमांड फंक्शन का संकेत है, तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन जो भी है उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे डिमांड फंक्शन की वैल्यू क्या है? 25 माइनस Q² हमने यहाँ लिख दिया और फिर इसका हमने Q के सापेक्ष समाकलन कर लिया 0 to 4 वैल्यू के लिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू Q की कितनी है? 4। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू 4 रखते हुए इस समाकलन की वैल्यू निकालेंगे। तो 25 का समाकलन हो जाएगा 25Q माइनस Q² का समाकलन हो जाएगा Q की घात 3/3 माइनस PE इंटू Q जो है वो 4/9, 4 गुणे 9 है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो 25 गुणे 4 जो है, Q की वैल्यू 4 हमने बताई, तो Q की वैल्यू 4 रख दिया, तो हमको मिल गया 25 गुणे 4 माइनस Q की वैल्यू यहाँ हम 4 लिख दिया, तो 4 की घात 3/3 माइनस 9 चौक 36 यहाँ लिख दिया हमने। तो 4 की घात 3 होता है 64, तो ये हो गया 64/3, सेम इक्वेशन रहेगा बाकी। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 42.67, यानी कि इस डिमांड इक्वेशन में अगर कीमत 9 रुपये होगी तो उपभोक्ता की बचत 42.67 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पर। यहाँ पर हमारा डिमांड इक्वेशन सेम है, P इक्वल टू 25 माइनस Q² और हमसे पूछा गया है कि अगर Q बराबर 3 यूनिट होगा तो उपभोक्ता की बचत कितनी होगी। तो अगर हमारा Q बराबर 3 यूनिट है तो हम इसी डिमांड इक्वेशन में इसको Q बराबर 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर 25 माइनस Q²। Q की वैल्यू कितना है? 3, हमने 3 लिख दिया यहाँ पर। तो P बराबर 25 माइनस 3 की घात 2, 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा P बराबर 25 माइनस 9 यानी P बराबर 16। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर Q 3 होगा तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो 16 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को डिमांड इक्वेशन के साथ इस फार्मूले में, कंज्यूमर सरप्लस के फार्मूले में रख देंगे। हमको डिमांड इक्वेशन का जो है Q के सापेक्ष समाकलन करना है और फिर जो भी है PE इंटू QE से जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पर डिमांड इक्वेशन, हमारा यहाँ जो संकेत है ये डिमांड इक्वेशन का, ये जैसे से पहले हमने किया था, हमने इसको यहाँ रख दिया 25 माइनस Q² और इसको हमने DQ के सापेक्ष समाकलन किया 25Q माइनस Q/3 माइनस 16 गुणे 3, 16 हमारी संतुलन कीमत है और Q हमारा संतुलन मात्रा है। तो इस तरह से Q की वैल्यू हमारी 3 है, जो अपर लिमिट इसकी जो है वो Q की वैल्यू हमारी 3 है, तो हमने इसको यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये इसकी वैल्यू रखते हुए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है 18 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि जब कीमत जो है 9 रुपये थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो फिर उपभोक्ता की बचत 42.67 थी, यानी अधिक थी, 42.67 थी। लेकिन जब कीमत घटकर बढ़कर 16 रुपये हो गई तो उपभोक्ता की बचत घटकर 18 रुपये हो गई। यानी जब कीमत अधिक होती है तो उपभोक्ता की बचत जो है कम होती है और जब कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। कई बार आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अगर एक गिवन डिमांड फंक्शन है, एक दिया हुआ मांग फलन है, तो अगर उपभोग की मात्रा घटने पर उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कीमत जो है, डिमांड फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, तो अगर कीमत जो है उपभोग मात्रा घट जाएगी, तो उपभोग मात्रा अगर घट जाएगी तो जो संतुलन कीमत है वो बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब कीमत अधिक होती है तो उपभोक्ता की बचत कम होती है। इसका मतलब है कि अगर Q घटेगा तो उपभोक्ता की बचत जो है वो क्या हो जाएगी, उपभोक्ता की बचत भी घट जाएगी। और जब Q अधिक होगा तो संतुलन कीमत जो है कम होगी, और जब संतुलन कीमत कम होगी तो उपभोक्ता की बचत अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम इस तरह के तार्किक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं समझने के लिए कि जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस क्या। चलिए अब उत्पादक की बचत की धारणा को समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादक को किसी वस्तु की बिक्री से जो कुल कीमत प्राप्त होती है उसमें से
उत्पादक किसी वस्तु की बिक्री से जो न्यूनतम कीमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था उसको अगर घटा दिया जाए तो उत्पादक की बचत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस पूर्ति वक्र को देखिए। ये पूर्ति वक्र एसक्यू जो है ये उत्पादक का पूर्ति वक्र है। यहाँ पर ये अलग अलग कीमतों पर उत्पादक पूर्ति करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है कि कितनी कीमत पर कितनी वस्तु की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। तो उत्पादक जो कीमत लेने के लिए तैयार था उसकी तुलना में उसको जो भी कीमत अधिक प्राप्त हो रही है, यानी कि वस्तु की अगर हम 1 इकाई मात्रा की बात करें तो वहाँ पर वो इतनी कीमत लेने के लिए तैयार था जबकि उसको इतनी कीमत मिल रही है। तो वस्तु की जो भी कीमत वो लेने के लिए तैयार था, न्यूनतम कीमत जो भी लेने के लिए तैयार था, उसके ऊपर जो भी अधिकतम कीमत उसको प्राप्त हो रही है उसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वही उत्पादक की बचत होती है। तो इस प्रकार से एक्चुअल प्राइस में से जो न्यूनतम एक्सेप्टेड प्राइस या मिनिमम एक्सेप्टेड प्राइस जो प्रोड्यूसर लेने के लिए तैयार था उसको घटा दिया जाए तो हमको प्रोड्यूसर सरप्लस मिल जाता है। तो जो मिनिमम एक्सेप्टेड प्राइस जो उत्पादक लेने के लिए तैयार था उसको ज्ञात करने का गणितीय तरीका ये है या रेखागणितीय तरीका ये है कि जो भी एरिया सप्लाई कर्व के नीचे पड़ता है वो दर्शाता है कि उत्पादक जो है किसी वस्तु के लिए न्यूनतम कितनी कीमत लेने के लिए तैयार था, और कीमत गुणे मात्रा दर्शाती है कि उत्पादक को उस वस्तु की वास्तव में कितनी कीमत प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर ये एरिया जो है वो वहीं तक नापा जाएगा जितने की वस्तु की बिक्री हो रही है। मान लीजिए कि वस्तु की बिक्री 0 से लेकर Q मात्रा तक हो रही है, तो Q मात्रा तक जितना भी एरिया पूर्ति वक्र के नीचे आता है वो दर्शाता है कि न्यूनतम कितनी कीमत इतनी मात्रा के लिए उत्पादक लेने के लिए तैयार था। ठीक है ना। और इतनी मात्रा के लिए उत्पादक को कुल कितनी कीमत प्राप्त हो रही है वो इससे दर्शा रहा है, यानी उत्पादक को मिलने वाली कीमत है OPEQ, और जबकि इसके लिए उत्पादक OSEQ मात्रा ही लेने के लिए तैयार था। तो OPEQ में से अगर हम OSEQ को घटा दें तो जो ये छायांकित क्षेत्र येलो कलर में जो दिखा हुआ क्षेत्र है SPE है, यही जो है ये उत्पादक की बचत होगी। ठीक है। तो यहाँ पर यही SPE क्षेत्र ये उत्पादक की बचत को दर्शाता है। तो उत्पादक गणितीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका सूत्र होगा PE इंटू QE माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है। PE क्या है? संतुलन कीमत। QE क्या है? संतुलन मात्रा। संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को अगर हम गुणा करें तो हमको क्या मिल जाएगा? उत्पादक को मिलने वाली वास्तविक कीमत, कुल वास्तविक कीमत। ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उत्पादक न्यूनतम कितनी कीमत लेने के लिए तैयार था। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम उत्पादक की बचत की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इंटीग्रेशन 0 टू QE जो है इसी को हम इस सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू QE P माइनस SQ विद रिस्पेक्ट टू Q। अगर हम इसका जो है इस सूत्र का भी प्रयोग करके उत्पादक की बचत की गणना कर सकते हैं। चलिए हम अब अगले स्लाइड में चलते हैं और गणितीय विधि से जब देखते हैं कि यदि हमको मांग वक्र, मांग फंक्शन, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन यानी मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों दिए गए हों तो किस प्रकार से हम उत्पादक की बचत और उपभोक्ता की बचत ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हम इस रेखाचित्र को समझते हैं। देखिए ये हमारा जो मांग वक्र है वो DD है और ये जो हमारा पूर्ति वक्र है ये SS पूर्ति वक्र है। ठीक है। तो संतुलन कीमत और का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो ये हमारा संतुलन कीमत हो गई। अब इसी संतुलन कीमत के आधार पर, संतुलन बिंदु के आधार पर हमको संतुलन कीमत प्राप्त हो जाएगी OP और संतुलन मात्रा प्राप्त हो जाएगी OQ। ठीक है ना। तो संतुलन कीमत के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर के जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, और मांग वक्र के नीचे और संतुलन कीमत के ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अगर उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमको मांग फलन और पूर्ति फलन को एक दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर किया 28 माइनस Q² ये हमारा डिमांड फंक्शन है और ये 2Q + 4 ये हमारा सप्लाई फंक्शन है। दोनों को इक्वल टू करके हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिल गया Q बराबर 4 या Q बराबर -6। क्योंकि हमारा उपभोग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए Q - 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया।
हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है क्यू की वो Q इक्वल टू 4 है, यही हमारा आंसर होगा। अब Q की वैल्यू को अगर हम डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन किसी एक में रख लेंगे तो हमको P की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इसको सप्लाई फंक्शन में रखा, Q इक्वल टू 4 हमको प्राप्त होता, हमने इसमें रखा तो 2Q प्लस 4, 2Q की वैल्यू 4 लिख दी, तो 2 चौक 8 प्लस 4 12, यानी कि हमको संतुलन कीमत मिल गई 12 रुपये और संतुलन मात्रा हमारी हो गई 4 इकाई। अब इसी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा के आधार पर हम उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत ज्ञात कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला यही है कि यहाँ पर हमने ये जो हमारा मांग फलन है इसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसका क्यू के सापेक्ष हमको समाकलन करना है और पीई जो हमको मिला है और जो क्यू मिला है अभी हमको संतुलन कीमत और मात्रा से, उसको हम यहाँ रखेंगे। तो उस तरह से हम समाकलन करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 28 का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा क्यू के सापेक्ष 28Q, और क्यू स्क्वायर का जो हो जाएगा क्यू की घात 3/3 माइनस ये पीई क्यूई हमने ऐसे कैसे उतार दिया है। अब ये 28 क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, हमने अभी इससे पहले पार्ट में देखा कि क्यू बराबर हमारा 4 है, तो हमने क्यू की वैल्यू 4 रख दी यहाँ पर 28 गुणे 4, और यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 4 है तो ये 4 हमने रख दिया। तो ये हो जाएगा 112 माइनस 64/3 और 12 चौक 48 हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको कंज्यूमर सरप्लस 42.67 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला है वो है पीई क्यूई, यानी संतुलन कीमत गुणे संतुलन मात्रा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो अगर हम इसको जो है सप्लाई फंक्शन का क्यू के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो और इसको पीई क्यूई से घटा दें तो हमको जो है प्रोड्यूसर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। तो पीई गुणे क्यूई जो है 12 गुणे 4 48 हो गया। इसका समाकलन 2Q प्लस 4 का समाकलन हो गया 2, तो 2 ही रहेगा। क्यू का समाकलन होगा क्यू की घात 2/2 और 4 का समाकलन हो गया 4Q। तो अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 4 क्यू की वैल्यू 4 है तो हमने 4 का वर्क कर दिया, 4 चौक 16 और 4 क्यू ये भी है तो 4 क्यू ये भी 16 हो गया, 16 16 ये घट जाएगा तो हो जाएगा 48। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम अगर हमको मांग और पूर्ति फलन दिया गया हो तो हम उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ संतुलन कीमत और मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि जो है समाज का कुल कल्याण कितना होगा, टोटल वेलफेयर कितना होगा, तो टोटल वेलफेयर जो होता है वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के योग के बराबर होता है। तो अगर हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को जोड़ देंगे तो हमको टोटल सोशल वेलफेयर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम गणितीय सूत्रों के माध्यम से मांग जो है मांग फलन और पूर्ति फलन की सहायता से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसको अधिक से अधिक बार देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। धन्यवाद।